नमस्कार साथियों, एजुकेशन स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, मैं आपके सामने अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 जो हुई है उसके विज्ञान के पेपर का हल लेकर आया हूं। कक्षा 10वीं का जो विज्ञान का पेपर शनिवार को हुआ है उसका हल हम जानेंगे, जिसमें मैंने प्रश्न क्रमांक 1 से लगाकर 4 तक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वो मैंने समझा दिए हैं। आज इस वीडियो में मैं प्रश्नों को समझाने वाला हूँ। प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना आवश्यक क्यों है? उत्तर ध्यान से सुनेंगे। जब अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो तो ऐसे समीकरण को संतुलित समीकरण कहते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा गया और आने वाली बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। साथियों, एक निवेदन था कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लाल बटन है सब्सक्राइब का उसको प्रेस कर लें और उसके पास एक घंटी वाला चिन्ह है उसको भी प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आइए उत्तर जानते हैं। तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ वायु के संपर्क में आते हैं तो उपचयित होकर विकृत गंधित हो जाते हैं। उनके गंध तथा स्वाद बदल जाते हैं। खाद्य पदार्थों का उपचयन रोकने के लिए उनकी पैकिंग की थैली में ऑक्सीजन हटाकर उसे नाइट्रोजन जैसे सक्रिय गैस युक्त कर देते हैं ताकि खाद्य पदार्थ का उपचयन न हो। इस प्रकार खाद्य पदार्थ लंबे समय तक विकृत गंधी नहीं होता और उसके स्वाद तथा गंध नहीं बदले जाते और खाने योग्य वो बना रहता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, ताजे दूध को पीएच मान 6 होता है और दही बन जाने पर इसका पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा? जब ताज़ा दूध से दही बनती है तो दूध में उपस्थित शर्करा लैक्टोस लैक्टिक अम्ल में बदल जाती हैं, अतः दूध का पीएच 6 रहता है। दही बनने पर दही का पीएच अपेक्षाकृत कम हो जाएगा। दही का पीएच मान 6 से कम होता है, तो पीएच कम होता है 6 से। दूध से दही बनने के बाद उसकी अम्लता बढ़ जाती है। हाइड्रोनियम आयन H3O+ की सांद्रता जितनी अधिक होगी पीएच मान उतना ही कम होगा। अगला प्रश्न है, विरंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस व खाने के सोडे का रासायनिक नाम व सूत्र लिखिए। इनके उत्तर नहीं दे पाया मैं इसमें। और अब बात करते हैं, कोई 3 प्रश्न हल करना है, उनके 3 अंक हैं। पहला, सोडियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको बताना है। सोडियम की 281, ऑक्सीजन की 286, मैग्नीशियम की 282। धातुओं और अधातुओं में रासायनिक गुणधर्म के आधार पर अंतर बताना है। पहले धातु फिर अधातु। क्षारीय धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं जिसमें कुछ क्षार होती हैं। अधातुएं अम्लीय तथा उदासीन दोनों ऑक्साइड बनाती हैं। धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस पुनः स्थापित करती तथा अनुरूप लवण बनाती हैं। अधातुएं अम्लों में से हाइड्रोजन गैस को पुनः स्थापित नहीं करती हैं। धातुएं धनात्मक आवेश की प्रकृति की होती हैं। अधातुएं ऋणात्मक आवेश की प्रकृति की होती हैं। धातुएं क्लोरीन से संयोग करके क्लोराइड बनाती हैं जो विद्युत संयोजक होते हैं। अधातुएं क्लोरीन से संयोग कर क्लोराइड बनाती हैं परंतु वे सहसंयोजक होते हैं। कुछ धातुएं हाइड्रोजन से संयोग करके हाइड्रोक्साइड बनाती हैं जो विद्युत संयोजक होते हैं। अधातुएं हाइड्रोजन के साथ अनेक स्थायी हाइड्राइड बनाती हैं जो सहसंयोजक होते हैं। धातुएं अपचायक होती हैं। अधातुएं ऑक्सीकारक होती हैं। धातुएं जल विलयन में धनायन बनाती हैं। अधातुएं जलीय विलयन में ऋणायन बनाती हैं। अगला प्रश्न आया था, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा भस्म दोनों से क्रिया कर लवण और जल प्रदान करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं, जैसे Al2O3 + 6HCl 2AlCl3 + 3H2O, यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड एल्यूमिनियम क्लोराइड लवण है और 3H2O जल है। सोडियम पोटेशियम लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है, क्यों? सोडियम पोटेशियम लिथियम अत्यधिक अभिक्रियाशील हैं। यह वातावरण में पाई जाने वाली ऑक्सीजन के साथ मिलकर अपने अपने ऑक्साइड बनाते हैं तथा जल के संपर्क में आने पर जल जाते हैं, इसलिए इन्हें बचाने के लिए तेल में डुबोकर रखा जाता है। अगला प्रश्न, आयनिक यौगिकों के 3 गुण लिखिए।
आयनिक यौगिकों के सामान्य गुणधर्म निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है भौतिक प्रकृति। धनात्मक एवं ऋणात्मक आयनों के बीच दृढ़ आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस होते हैं। ये यौगिक प्राय भंगुर होते हैं तथा दबाव देने पर टूट जाते हैं। अगला है द्रवणांक और क्वथनांक, गलनांक और क्वथनांक। आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक बहुत कम होता है क्योंकि इसके मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की बहुत बड़ी मात्रा की जरूरत होती है। विलयशीलता। संयोजक यौगिक प्रायः जल में विलयशील तथा केरोसिन, पेट्रोल आदि जैसे विलायक में अविलयशील होते हैं। विद्युत चालकता। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं क्योंकि ठोस अवस्था के दृढ़ संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं होती है। लेकिन आयनिक यौगिक द्रवित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि द्रवित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य विद्युत स्थैतिक आकर्षण बल ऊष्मा के कारण काफ़ी शिथिल हो जाता है। इसलिए आयन स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं एवं विद्युत का संवहन करते हैं। कोई 3 प्रश्न हल करना है। प्रश्न पत्र में दिए थे जिनके 3 अंक निर्धारित हैं। सजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिनकी संरचना तथा रासायनिक गुणों में समानता हो तथा किन्हीं दो लगातार यौगिकों के बीच CH2- इकाई और आणविक द्रव्यमान में 14 म्यू का अंतर हो, समजातीय श्रेणी कहलाता है। समजातीय श्रेणी को एक खास सामान्य सूत्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। उसमें एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह होते हैं जैसे CH3OH, C2H5OH, C3H7OH और तथा C4H9OH के रासायनिक गुणधर्मों में अत्यधिक समानता है। इसमें CH2 का अंतर है और OH प्रकार्यात्मक समूह है। इन्हें CnH2n+1 सामान्य सूत्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है क्या कारण है कि हीरा कठोर और ग्रेफाइट चिकना और नरम होता है जबकि दोनों कार्बन के अपरूप है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ग्रेफाइट की परतदार संरचना होती है। प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़कर षटकोणीय वलय संरचना बनाते हैं। प्रत्येक कार्बन का चौथा इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में रहता है। 2 परतों के मध्य आकर्षण बल दुर्बल होने के कारण एक परत दूसरी परत पर आसानी से फिसल सकती है, इसलिए ग्रेफाइट नर्म होता है। जबकि हीरे की संरचना में कार्बन परमाणु की त्रिविम चतुष्फलक की व्यवस्था होती है। प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से एक बंध से जुड़ा रहता है। इस त्रिविमीय संरचना के कारण ही हीरा कठोर होता है। अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न जो पूछा गया था, उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया है। सभी तत्वों में से उत्कृष्ट गैसें जैसे हीलियम He, नियान Ne, आर्गन Ar, क्रिप्टॉन Kr तथा जिनान Xe सबसे अधिक अक्रियाशील हैं। इनके गुणधर्म किसी अन्य समूह के तत्वों के समान नहीं है। ये अन्य तत्वों में अभिक्रिया नहीं करते, इसलिए मेंडलीफ ने उन्हें अलग वर्ग में रखा जिसे शून्य वर्ग कहा गया है। अगला प्रश्न है मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अभिक्रियाशीलता दिखाने वाले 2 तत्वों के नाम लिखिए। मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अभिक्रियाशीलता दिखाने वाले 2 तत्व कैल्शियम Ca तथा बेरिलियम Be स्ट्रांशियम हैं। ये तत्व मैग्नीशियम के साथ समूह 2 के तत्व हैं तथा इनकी बाहरी कोश में 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं। ये धनात्मक संयोजी हैं। अगला प्रश्न है मेंडलीफ ने के अपनी आवर्त सारणी की कमियां बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को नियत स्थान नहीं दिया जा सकता है। यह मेंडलीफ के आवर्त सारणी की पहली कमी थी। मेंडलीफ के तत्वों के आवर्त वर्गीकरण तैयार होने के पर्याप्त समय बाद समस्थानिकों का पता चला। किसी तत्व के समस्थानिकों के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं लेकिन उनके परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। सभी तत्वों के समस्थानिक मेंडलीफ के आवर्त नियम के लिए एक चुनौती थी। एक समस्या यह भी थी कि एक तत्व दूसरे तत्व की ओर आगे बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ते हैं, इसलिए यह अनुमान लगाना कठिन हो गया कि 2 तत्वों के बीच कितने तत्व खोजे जा सकते हैं। विशेषकर जब हम भारी तत्वों पर विचार करते हैं तो कठिनाई आती है। अगला प्रश्न है श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है जिसमें कोशिकाएं श्वसन के दौरान ऊष्मा मुक्त करती हैं। हमारे शरीर में निरंतर चयापचय गतिविधि होती रहती है जिसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। भोजन करने के पश्चात हमारा पाचन तंत्र भोजन को सूक्ष्म कणों से में अलग कर देता है और अवशोषण होता है।
जिसमें पोषक तत्वों का अवशोषण होता है, उन पोषक तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तित करने की विधि को श्वसन कहते हैं। अतः श्वसन क्रिया के फलस्वरूप शरीर को आवश्यक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। चूँकि श्वसन क्रिया के पश्चात रासायनिक पोषक तत्व का विघटन होता है और ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, अतः श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या होता है जबकि जिंक धातु का एक टुकड़ा कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं? इसका उत्तर है, जब हम जिंक धातु का एक टुकड़ा कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में डालते हैं तो विलयन का रंग उड़ जाता है, क्योंकि जिंक कॉपर का विस्थापन करके रंगहीन जिंक सल्फेट का विलयन बनाती है। दूसरा कारण पूछा है, सिल्वर धातु का एक टुकड़ा कॉपर सल्फेट विलयन में डाला जाता है। जब सिल्वर धातु के एक टुकड़े को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो कोई भी अभिक्रिया नहीं होती। अगला प्रश्न है, दवा की बोतल अधिकांशतः रंगीन होती है, क्यों? दवा की अधिकांश बोतलें को रंगीन इसलिए रखा जाता है क्योंकि दवाइयों में उपस्थित बहुत से रासायनिक पदार्थ प्रकृति के प्रति संवेदनशील होते हैं और ऐसे पदार्थ सीधे प्रकाश में पड़ने पर उस पर प्रतिक्रिया कर सकते हैं, जिससे दवा का गुणधर्म बदल सकता है तथा दवा को नुकसान भी पहुंच सकता है। इसी कारण दवा की अधिकांश बोतलों का रंगीन रखा जाता है, क्योंकि बोतलों के रंगीन होने के कारण दवा प्रत्यक्ष रूप से प्रकाश के संपर्क से बची रहती हैं। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण प्रश्न, केक बनाने के लिए बेकिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। यदि घर पर आपकी माताजी केक बनाने के लिए बेकिंग सोडा का प्रयोग करें तो यह केक के स्वाद को किस प्रकार प्रभावित करेगा और क्यों? बेकिंग सोडा को किस प्रकार बेकिंग पाउडर में परिवर्तित किया जा सकता है? गर्म करने पर बेकिंग सोडा धावन सोडा में परिवर्तित हो जाता है, जिसका स्वाद कड़वा होता है, इसलिए केक में कड़वापन आ जाता है। बेकिंग सोडा में उपयुक्त मात्रा में टार्टरिक अम्ल मिलाने से बेकिंग पाउडर में परिवर्तित हो जाता है। अगला है, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन उदासीन है परंतु सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है। सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन उदासीन है क्योंकि यह प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल का लवण है, परंतु सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला Na2CO3 होता है। यह अकार्बनिक यौगिक है जिसे धोने का सोडा कहते हैं। इसका उपयोग धोने के लिए किया जाता है। इसका जलीय घोल क्षारीय होता है क्योंकि इसे जल में मिलाया जाता है तो टूटकर 3 आयन बनाता है, जिसमें कि 2 सोडियम और एक कार्बन का आयन होता है। इन आयन में तनु कार्बनिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, जिससे सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय है। अब कोई 2 प्रश्न हल करना था जिनके 4-4 अंक के निर्धारित किए गए थे। मिश्र धातु क्या होती है? किन्हीं 3 मिश्र धातुओं के संगठन को लिखते हुए इनके 3 उपयोग लिखिए। जैसे पहली मिश्र धातु है पीतल। पीतल में कॉपर होता है 70%, जिंक होता है 30%। उपयोग होता है तार, मशीनों के पुर्जे, बर्तन बनाने में। दूसरा है कांसा। कांसा को ब्रॉन्ज भी कहा जाता है, जिसमें कॉपर और टीन मिलाया जाता है। 80% कॉपर होता है, 10% टीन होता है। इससे बर्तन, सिक्के, घंटी और मूर्तियाँ आदि बनाई जाती हैं। इसके बाद अब बात करें तो सोल्डर में टीन होता है 32%, लेड होता है 68%, टाँका लगाने के काम आता है। गन मेटल, इसमें कॉपर 88%, टीन 10% और जिंक 2%। हथियार, मशीनों के पुर्जे, बंदूक, बैरल गियर और वायरिंग बनाने के में इसका उपयोग किया जाता है। अब बात कर लेते हैं एल्यूमिनियम ब्रांज, जिसमें कॉपर होता है 90%, एल्यूमिनियम 10%। सिक्के, सस्ते आभूषण, बर्तन, पेंट आदि बनाने में। जर्मन सिल्वर में कॉपर 60%, जिंक 20%, निकिल 20%, बर्तन, मूर्तियाँ बनाने में। स्टेनलेस स्टील, जिसमें आयरन 75%, क्रोमियम 15%, निकिल 9.5% और कार्बन 0.05%, बर्तन और सर्जिकल औजार बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, आपको एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार एवं स्विच दिया गया है। इनका उपयोग कर धातु और अधातुओं के नमूनों के बीच आप विभेद कैसे कर सकते हैं? धातुओं और अधातुओं में विभेदन के लिए इन परीक्षणों की उपयोगिता का आकलन कीजिए। पहला है ए वाला, हथौड़ों का प्रयोग करके जाए तो वह अधातु हैं यदि लिया गया नमूना टूट। इसके विपरीत यदि नमूना एक पतले चादर का रूप लेता है, इसका अर्थ है वह आघातवर्ध है, तो वह एक धातु है। दूसरा पॉइंट है, सभी उपकरणों को दर्शाए गए चित्र के अनुसार जोड़ लें तो दिए गए नमूनों को क्लिक्स में रखें और स्विच ऑन करें। यदि बल्ब जलता है तो नमूना धातु है, क्योंकि धातु विद्युत के सुचालक होते हैं, और यदि बल्ब नहीं जलता है तो लिया गया नमूना अधातु है, क्योंकि अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं। लोहे के आघातवर्ध होने के कारण लगभग सभी धातुओं के आघातवर्ध गुण के कारण उन्हें पतली चादर के रूप में बदलकर विभिन्न कामों के उपयोग में लाया जा सकता है। जैसे लोहे का प्रयोग बक्से एवं संदूक बनाने में किया जाता है। धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, इसी गुण के कारण कॉपर, एल्यूमिनियम को विद्युत के संचालन के लिए उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए।
एल्यूमिनियम की सक्रियता घटती जाती है यदि इसको HNO3 में डुबोया जाता है। दूसरा है सोडियम क्लोराइड NaCl ठोस अवस्था में विद्युत का सुचालक नहीं होता है, जबकि गलित अवस्था में जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करता है। दोनों के व्याख्या करनी है। तो HNO3 एक उपचायक ऑक्सीकारक है। जब इसमें एल्यूमिनियम को डुबोया जाता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है, जिसकी परत एल्यूमिनियम पर चढ़ जाती है और इसके कारण एल्यूमिनियम की सक्रियता घटती जाती है। दूसरे कारण का ठोस अवस्था में सोडियम क्लोराइड आयनित नहीं होता है, जबकि गलित अवस्था में जलीय विलयन में Na+ और Cl- आयनों में आयनित हो जाता है। इन आयनों की उपस्थिति के कारण वह विद्युत धारा को प्रभावित कर देता है, जबकि ठोस अवस्था में वो नहीं कर पाता। ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर धातुएं कैसे ऑक्साइड बनाती हैं, समीकरण दीजिए। भाप के साथ आयरन, जल के साथ पोटेशियम। ये समीकरण भी दे रखी है यहाँ पे, इन समीकरण को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न है कार्बन तथा उसके यौगिकों का उपयोग ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है। कार्बन तथा उसके यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि दहन पर प्रचुर मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश मुक्त करते हैं, इसलिए उन्हें एक बार जला दिए जाने के बाद ये निरंतर जलते रहते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कार्बन में कौन से बंध पाए जाते हैं, सहसंयोजक बंध। अगला है कार्बन के अपर रूप का नाम बताइए। कार्बन के जो अपर रूप होते हैं हीरा और ग्रेफाइट होते हैं। कार्बन के दो प्रमुख अपर रूप हैं, ये दोनों एक ही तत्व के शुद्ध रूप होने के बावजूद संरचना में अलग अलग होते हैं। इसके अलावा फुलरिन भी कार्बन का एक अपर रूप है। अगला है आधुनिक आवर्त सारणी नियम को समझाते हुए आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं लिखिए। तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म उनके परमाणु संख्याओं के आवर्ती फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं। वर्ग, प्रत्येक स्तंभ एक वर्ग कहलाता है। एक वर्ग के सभी तत्वों के समान रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म होते हैं क्योंकि उनके बाहरी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। आवर्त, आवर्त सारणी में तत्व पंक्तियों में क्रमबद्ध होते हैं। समान आवर्त के तत्वों की इलेक्ट्रॉन कक्षाओं की संख्या समान होती है। अगला है जिन तत्वों में से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे दिए गए हैं उन धातुओं की पहचान करके उनके नाम लिखिए। 282 यानी मैग्नीशियम, 281 मतलब सोडियम, 287 मतलब क्लोरियम, 21 मतलब लिथियम। निम्न के नाम बताइए दो तत्वों के जिनके सबसे बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, वो होते हैं मैग्नीशियम और कैल्शियम। इसके बाद बात करें 3 तत्वों जिनका बाहरी कोश पूर्ण हो, हीलियम, नियान, आर्गन। बाहरी कोश पूर्ण होने का मतलब है वहाँ पे 8 वो होता है। अब बात कर लेते हैं, ये सारे 32 ही प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। तो आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो आपको समझ में आ चुका होगा। तो यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो में आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।